नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ हैं सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी सर। तो फ्रेंड्स, सर जो है ये इंटरव्यू बड़ा जोरदार होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ सर को बहुत अच्छा नॉलेज है और जितनी भी इनने बातें बताई। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं? देखिए, मैं धार ज़िले से रहने वाला हूँ। धार में कुक्षी करके एक तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव है, लोंगसरी खरगोन। बेसिकली खरगोन पटेलपुरा का रहने वाला हूँ मैं। मेरा जो स्कूल एजुकेशन है, मैंने पहली से 5वीं तक कुक्षी के पास में सुसारी करके एक जगह है, छोटा टाउन प्लेस है, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद में मेरे पिताजी जो थे, टीचर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था धार के पास कानून नागदा, वहाँ पे रहे वो। करीबन वहाँ मैं 2 साल रहा, वहाँ के इस मिडिल स्कूल में मैंने पढ़ाई की। फिर 7th क्लास से मैंने कंपटीशन एक एग्ज़ाम दी थी। मॉडल स्कूल पहले चलते थे काफ़ी समय पहले, आवासीय विद्यालय, उसका मैंने एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं बड़वानी मॉडल स्कूल, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वानी, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। आप लोगों को पता होना चाहिए, वहाँ पे हमारे कलेक्टर साहब अमित तोमर साहब, वो भी वहाँ पे हमारे सीनियर थे उस समय। काफ़ी उनसे हमको कुछ सीखने को मिला था। उस समय वो 12th क्लास में थे। स्कूल के ही थे ना सर? हाँ, हमारे स्कूल के बैचमेट थे वो, काफ़ी सीनियर थे। और उस समय सीनियर जूनियर काफ़ी कुछ चलता था और रिस्पेक्ट भी करते थे। और सीनियर और जूनियर का बच्चों, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा मीनिंग क्या होता है। सीनियर जूनियर का मतलब ये होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप मान लो मैं जूनियर हूँ, मैं किसी होटल में नाश्ता कर रहा हूँ और अचानक से सीनियर आ जाते हैं, मैं बाकायदा कुर्सी छोड़ता हूँ उनके लिए। तो और वो मुझे आके कहते हैं कि बेटा चल, क्या क्या खाएगा? मैंने कहा सर समोसा, जलेबी खाना है सर, ये खाना वो खाना, ठीक है। और उसके बाद में मुझे बिल पे नहीं करना है, मुझे चुपचाप वहाँ से निकल जाना है, सर को नमस्ते बोल के निकलना है। आपका जो पूरा बिल है सीनियर देगा आपका। ये होता है सीनियर जूनियर का मतलब। ये हमको सिखाया हमारे स्कूल ने, हमारे मॉडल स्कूल ने हमको इस चीज़ सिखाई है। और यही चीज़ होती है आपके संस्कार, यही होती है आपकी नैतिकता, और यही होता है आपका जीने का तरीका, कि आप बड़ों को कितना सम्मान देते हैं और बड़े आपको कितना सम्मान देते हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर आई तो हम ऑटोमेटिक, हमारे अंदर जो चीज़ें आई सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, यहीं से शुरुआत हो गई थी। उस स्कूल से जैसे ही मैंने 10th किया, 10th के बाद में मुझे 80 केटी आई थी मैथ्स में। तो उस स्कूल का रूल्स होता है कि अगर 80 केटी आती है तो आपको निकाल दिया जाता है। तो मुझे वहाँ से निकाल दिया था। फिर मैंने 10th दोबारा से की और उसमें मेरा परसेंटेज अच्छा रहा, 86% रहा। और सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें मुझे 80 केटी आई थी उसमें आए। क्यों? कारण ये था क्योंकि मैंने देखा कि यार मेरी कमी कहाँ रह गई थी, कुछ ना कुछ कमी थी। मैंने इंदौर से किया, 11th-12th किया इंदौर से। कंप्लीट करने के बाद मेरा कॉलेज हुआ। कॉलेज में होलकर साइंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। 3 साल का बैचलर BSc बायोटेक्नोलॉजी से किया है मैंने विद कंप्यूटर साइंस। उसके बाद में फिर मैंने MSc गुजराती साइंस कॉलेज से किया, क्योंकि होलकर साइंस में कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। कुछ परसेंटेज 64 था, वहाँ पे 67 क्लोज हुआ था। उसके बाद में मैंने MPhil मास्टर ऑफ फिलोसॉफी के लिए वापस से एंट्रेंस दिया, एग्ज़ाम दिया होलकर साइंस कॉलेज में। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मैंने एडमिशन लिया। MPhil फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया मैंने वहाँ से। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा, मेरा एक बैचमेट है विजय रावत, उसका सिलेक्शन हो गया था सब इंस्पेक्टर में। मुझे लगा कि यार जब ये सब इंस्पेक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता, और मुझे तो उस फील्ड में जाना ही है, क्योंकि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है घूमने फिरने में, लोगों की समस्याएं सुनने में। और तो मुझे ऐसा लगा कि बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक नॉर्मल से एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन की, 2000 रुपये मंथली लेती थी। लक्की पाटीदार मैडम है, नाम है उनका, मऊ के आसपास के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो यूपी में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मतलब उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। छोटी सी कोचिंग, 2000 रुपये मात्र। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको ये बात, ज़रूरी नहीं कि आप 30,000, 50,000, 60,000 वाली कोचिंग में जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थान जाएं। एक छोटी सी कोचिंग देखो आप ये देखो आपका गुरु कितना समर्पित है। मैं उनके लिए समर्पित था, वो मेरे लिए समर्पित थे। मुझे काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया। हिंदी में मुझे कुछ नहीं आता था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरा बेसिक सुधारा, उन्होंने मुझे समझा। 4 या 5 लड़के हम जाते थे, काफ़ी अच्छे से हमको मोटिवेट किया। और उसके बाद में मेरा जब सिलेक्शन हुआ सब इंस्पेक्टर पद के लिए, तो आपको लगेगा, मेरे यकीन नहीं होगा, मेरे जीके में 100 में से 45 नंबर थे। क्योंकि मेरा जीके काफ़ी वीक था। लेकिन हिंदी इंग्लिश वो मैडम की देन से, लक्की पाटीदार मैडम की देन से काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसमें मेरे 63 नंबर आए। और टोटल मेरे मार्क्स से 120 के समथिंग थे। मैंने लास्ट रिटर्न एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने मेरा कभी अपना
जो 100% जो देना था वो दिया मैंने। कैसे दिया? मुझे लगा कि मेरे मार्क्स कम है, मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे कई लोगों ने डीमोटिवेट भी किया कि यार 7 लोगों को सिलेक्ट के 7 में से इतने लोग सिलेक्ट होते हैं और नंबर तो तुम्हारे वैसे ही कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। सर एक चीज़, इसमें आपने बुक्स भी बता दीजिएगा। आपने जैसे सिलेक्शन तो आपका हुआ था, तो आप किन किन किताबों से भी पढ़ा था? क्योंकि अल्टीमेटली सर आप जितने भी नंबर लाए सिलेक्शन के पास तो पहुँचे ही हैं बच्चे, तो वो भी नहीं आ पाते हैं। बुक्स भी बताइएगा सर आप। बुक्स के लिए मैं ज़्यादा कोई बुक्स प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस निकालना है। किसी भी चीज़ को पढ़ाई करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से उसका सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस निकाला आपने, सिलेबस में ये देखो आपने कि वो सिलेबस आपने कहाँ पढ़ा है। हो सकता है आपने 10th क्लास में पढ़ा हो सकता है आपने 9th में पढ़ा हो सकता है आपने 11th में पढ़ा हो। आपको 9th 10th 11th सभी की बुक से कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या उसमें एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे बेसिक शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। और उसके बाद में मार्केट में कई टाइप की बुक्सेस अवेलेबल, ल्यूसेंट्स की आती हैं, उसमें कई आपने देखा होगा कि लूसेंट में भी कई पुणेकर की बुक्स आती है। उसमें क्या होता है, वो जो बुक्सेस है आपको सिर्फ एक दिशा दे सकती है। आपने एक टॉपिक पढ़ा है, एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा संधि। संधि आपने पढ़ा, अगर संधि आप डायरेक्ट लूसेंट से या पुणेकर की बुक से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको संधि अगर पढ़ना हो तो आपको 8वीं की क्लास की बुक से उठानी पड़ेगी। आप उसकी वहाँ से डेफिनेटली एक बेसिक परिभाषा पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनता है। जो भी एग्जामिनर होता है क्वेश्चन वहीं से उठा के बनाएगा। उसके एग्जाम्पल आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद में वहाँ से अब जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको ये बुक्सेस पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, पुणेकर है, लूसेंट है, जो भी मार्केट में लेटेस्ट चीज़ अवेलेबल है आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। 10 साल के अनसॉल्व्ड पेपर लगाएं। वो तब लगाएं जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चाहे वो संधि हो, चाहे समास हो, विथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। भारत की पृष्ठभूमि हो सकती है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें आप, XYZ। सही है सर। तो सर ये इन किताबों से आपने पढ़ा, एक दिन में कितने घंटे आप पढ़ते थे? आप कितना अच्छा पढ़ते हैं इस पे डिपेंड करता है, कितने घंटे पढ़ते हैं इस पे डिपेंड नहीं करता है चीज़ें। अगर आप सुबह 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं और 2 घंटे आपने बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर वो चीज़ पढ़ी, आपने चीज़ों को जाना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड जाना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा की। उदाहरण के लिए मान ले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक चर्चा हुई, नॉर्मल से मैंने उनका नाम पढ़ा, तो मेरे अंदर ये चीज़ आनी चाहिए कि ये इस बंदे का नाम ऐसा क्या किया इसने कि जीके बुक से में आ गया। तो आपको उसको जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। ये तो सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री है, तो आप भी रट लोगे, मैं भी रट लूँगा, और कोई भी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है। आपसे एग्जामिनर हमेशा उसके पीछे की चीज़ें पूछेगा कि आपने उस व्यक्ति को जाना या नहीं जाना है। वो ये पूछेगा कि इन्होंने संघ में कितनी सेवाएँ दी। तो आपको पता होना चाहिए कि संघ में इतने समय तक रहे हैं ये, आपको उसकी पृष्ठभूमि जानना चाहिए। ऐसे XYZ आप किसी भी टॉपिक को उठा लें। अगर आप बहुत बेसिकली चीज़ आप देख लें, मोबाइल सब चलाते हैं और मुझे नहीं लगता कि मोबाइल को सब जानते हैं। चलाते सब हैं, जानना अलग चीज़ है, चलाना अलग चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ें जो होती है, ये वास्तव में जो आप बोल रहे हैं ना सर, ये फैक्ट बहुत बड़ा चीज़ है आप लोगों के लिए भी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है रटने पे ही फोकस करते हैं। अगर उस चीज़ को समझ लेते हैं ना तो अपन उस चीज़ में हमेशा बहुत आगे रहते हैं और लंबे समय तक याद भी रहती है। बातों को आपको समझना पड़ेगा। आप जितना अच्छा समझेंगे किसी चीज़ को, आप उतना सक्सेस होंगे। आज का समय समझने का है, प्रैक्टिकली करने का है। आपको देखना पड़ेगा। अगर कि एक आपको कार चलानी है तो कार के बारे में जानना पड़ेगा कि मैं कार चला रहा हूँ। कार चलाना पर्याप्त नहीं है, कार के फीचर्स जानना पड़ेंगे, कार का इंजन जानना पड़ेगा, किस किस टाइप से। आप नॉर्मल सी बात है, आप बाइक तो हर स्टूडेंट चला रहा है आज की तारीख में। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है आपको इंटरेस्ट नहीं हो, उस मैकेनिकल चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है तो आप उसको जानना नहीं चाहते, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। आज का समय ऐसा है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हर फील्ड के बारे में जानना चाहिए, हर फील्ड XYZ। वो ज़रूरी नहीं है अगर आपको टीचर बनना है तो आप सिर्फ टीचर का सिलेबस पढ़ें। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा अगर आप भले आपको टीचर बनना है लेकिन आपको दुनिया का पता होना चाहिए। सही है, ऑलराउंडर होना चाहिए बच्चे को सर, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं। सही बात है सर आपकी। तो सर आपने फिर फिजिकल की तैयारी कैसे करी थी आपने? फिज़िकल की तैयारी सबसे मेरी जो बड़ी स्ट्रेंथ फिज़िकल तैयारी करने में रही है वो है मेरी मॉडल स्कूल। वहाँ पे हमारे सर होते थे, एक PTI सर सेंगर साहब वो हैं, अभी रिटायर्ड हैं, ग्वालियर में फ़िलहाल में उनका रेसिडेंस है, वो आर्मी रिटायर्ड थे।
उनको भर्ती मतलब उनका सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे स्कूल्स पीटीआई में, और काफ़ी पुराने थे। उनका सभी सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि अमित तोमर कलेक्टर साहब भी आज तक उनसे डरते हैं। कारण है उसका, वो हमेशा बच्चों को सुबह 4 बजे उठाते थे। हमारा 5 से 8 लेक्चर लगता था, बाकायदा उसमें प्रार्थना होती थी आपकी, सुबह वंदना होती थी। प्रातः वंदना होने के बाद में आपका बड़ा रनिंग होती थी, फिजिकल होती थी, एक नॉर्मल सा जो होता था बच्चों के बीच में 5 राउंड लगवाते थे वो जो ग्राउंड के। तो वो हमारी स्ट्रेंथ रही। हमको ये पता था कि यार हमने ये काम 7th क्लास से 4-5 साल हम दौड़े यार ग्राउंड में, इतना तो है कि अभी हम इस एग्ज़ाम को ईजिली निकाल देंगे। बस ये कॉन्फिडेंस हमको फिजिकल के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोच कर गया। वो अलग बात है कि मेरा टाइम नहीं आता था, मैं दौड़ता था, खूब दौड़ता था, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। फाइनली एक दिन ऐसा आया जिस दिन मेरा टाइम आ गया 2 मिनट 39 सेकेंड के समथिंग, और कुछ पल्स था, मतलब 2 मिनट 40 सेकेंड ही समझ लें आप। लेकिन मुझे पता था कि मेरा टाइम यही आता है। लेकिन जिस दिन मैं दौड़ा, मुझे ऐसा लगा ये मेरी फाइनल दौड़ है फिजिकल के लिए। उस दिन मैं ऐसा दौड़ा कि मेरा टाइम 2 मिनट 32 सेकेंड आया। उसका कारण ही ये है क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिवनेस, आप कितना पॉजिटिव सोचते हो, कितना पॉजिटिव चीज़ों को लेते हो। आपको किसी भी व्यक्ति से नर्वस नहीं होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके नर्वस हो रहा हूँ या मेरे मन में अलग टाइप के ख्याल है, तो उस व्यक्ति से उस बारे में डिस्कस ही नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलना है, सक्सेस लोगों से मिलना है। सक्सेस लोगों से इसलिए मिलना है, सक्सेस लोगों के, कुछ लोग कहते हैं असफल लोगों से मिलना है, लेकिन मैंने ये देखा है कि असफल लोग मैक्सिमम आजकल डीमोरलाइज करेंगे आपको। मोरलाइज कोई नहीं करता है। जैसे मैं असफल हूँ, मैंने मेरी आपको कमियां भी दिखाई। मैं ठीक है 10वीं क्लास में मेरी एटिकेटी थी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यार क्यों, क्योंकि मेरी कमी थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। ये चीज़ें हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अपनी विफलता कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है। हमेशा व्यक्ति आपको अपनी सक्सेस दिखाएगा। इसलिए सक्सेस व्यक्ति के पास भी जाओगे तो उससे एक चीज़ ज़रूर पूछना है कि सर आप यहाँ से यहाँ तक आए हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी विफलताएँ क्या है हमें वो बताइए, और आप कैसे उससे मोटिवेट होकर आ गया है। सही है सर यार। और इंटरव्यू सबसे जो महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है, हर व्यक्ति सोचता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा है, इंटरव्यू में क्या कैसा देना चाहिए। कुछ नहीं, इंटरव्यू में भले आपको कुछ नहीं पता हो, आपके अंदर ये होना चाहिए कि पॉजिटिवनेस कि जी सर मैं फेस कर लूँगा। आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे सर इंटरव्यू के, बताइए। मेरे से ऐसे तो मुझसे बहुत मेरी मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे सामाजिक पृष्ठभूमि को लेके मुझसे ज़्यादा प्रश्न किए गए थे। मैं धार जिले के बेसिकली निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूँ। तो मुझसे पहले ही प्रश्न एक रिटायर्ड एसपी साहब थे, उन्होंने पूछा था कि आपके ज़िले का पहनावा क्या है, क्या पहनते हैं वहाँ के लोग। मैंने कहा सर पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट। तो उनका पहला बराबर क्या बात कर रहा है, मैं झाबुआ में एसपी रहा हूँ, मैंने तो कभी मुझे तो नहीं लगता है ऐसा पहनते हैं। मैंने कहा सर आप रहे होंगे एसपी, लेकिन सर श्रीमान जी मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप आज की वर्तमान परिस्थितियों में जाइए, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, पैंट शर्ट पहने बैठा हूँ, मेरे ज़िले में जाइए आप, मेरे ज़िले के जो युवा हैं जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के घूम रहे हैं, आज की जनरेशन के हिसाब से जी रहे हैं। और हाँ सर, अगर आपका यही प्रश्न अगर रहता है एक उम्र दराज व्यक्ति के लिए कि 55 साल का व्यक्ति क्या पहन के घूम रहा है, तो मैं आपको बाकायदा बताता कि वो धोती सापा और धोती सापा पहन के, कुर्ता पहन के घूम रहा है। लेकिन और उससे आप 10 साल बैक में जाएंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सर लंगोट पहनी जाती थी हमारे यहाँ पे, हमारे पूर्वजों द्वारा लंगोट पहनी जाती थी और जंगल में जीवन यापन किया जाता था। आज की पीढ़ी तो जीन्स टी शर्ट वाले ही है, तो आपने एकदम पटाख के जवाब दिया। हाँ, और ये चीज़ आपको बेसिक तौर पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू अगर आपका होता है तो वर्तमान परिस्थितियों को लेके लिया जाता है, ना कि पास्ट की परिस्थितियों को। कोई भी व्यक्ति अगर इंटरव्यू में पास्ट की कंडीशन रखता है तो आपको पास्ट टाइप से पूछे जो प्रश्न रहते हैं उनके बारे में आपको उत्तर देना है। अगर आपसे वर्तमान परिस्थितियों को लेकर प्रश्न किया जाता है तो आपको वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। सही है सर। और क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे इंटरव्यू में से? एक ताड़ी आपने सुना होगा, शायद धार झाबुआ के आसपास बिकती है, सभी ने सुना होगा। ताड़ी एक को लेके एक प्रश्न किया था, वही एसपी साहब ने किया था कि यार ताड़ी क्या होता है। तो मैंने कहा सर ताड़ी प्रकृति की देन है। ये दो टाइप के ताड़ होते हैं, फलनिया और वांजिया। अब आप इसमें एक नोटिस करेंगे इन चीज़ों को कि मैंने फलनिया और वांजिया शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। एक मैंने इसलिए किया
क्योंकि वो हमारी हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि है और मैं चाहता था कि इंटरव्यू लेने वाले को मैं उस ओर ले जाऊं ताकि उस पर और प्रश्न बने और पॉजिटिवनेस की तरफ जाए। मैंने फलियाँ और वांझे शब्द का इस्तेमाल ही इसलिए किया। उन्होंने ऑटोमेटिक ये आंसर देने के बाद में मेरे ऊपर कोई प्रश्न किया कि ये फलियाँ वांझे क्या चीज़ है, मतलब मेरा एक प्लस पॉइंट हो गया। अब मैं उसका आंसर मुझे पता है, मैं दूंगा और उसका मुझे प्लस पॉइंट इंटरव्यू बोर्ड देगा। ये चीज़ पता है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंटरव्यू से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो आपके समक्ष जो बैठे हैं वरिष्ठ अधिकारी, अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको उसको किस ओर ले जाना है, उन्हें किस ओर ले जाना है। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, मैंने उनको कहा फलियाँ और वांझा। बोले फलियाँ और वांझा क्या होता है? मैंने तबाक से उसका आंसर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है। मैंने कहा फलियाँ मतलब सर जो फल दे, वांझा मतलब जो फल ना दे। और उससे ताड़ी एक पेय पदार्थ है अगर, तो बोले स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैंने कहा सर बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बोले कैसे? मैंने कहा सर आप 1-2 गिलास पिएंगे लाभदायक है, अगर उससे अगर अधिक मात्रा में पिएंगे तो आपको नशा भी करेगी और हो सकता है आपको दस्त वगैरह लग जाए। तो इस टाइप से जो प्रश्न होते हैं इंटरव्यू बोर्ड आपसे करता है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से किस ओर ले जाना है आपको मार्किंग के लिए। आपने घुमा दिया इंटरव्यू बोर्ड को। कितने आए थे सर नंबर आपके इंटरव्यू में? मेरे 10 में से 8 नंबर आए थे। बहुत अच्छे नंबर हैं 10 में से 8 तो सर। हाईएस्ट मैंने 9 सुना है इंटरव्यू में। हाँ 9 नंबर थे हाईएस्ट, वो हाईएस्ट। और मेरा एक नंबर भी इसलिए कटा होगा क्योंकि थोड़ा सा किसी चीज़ को सुनने में गलती कर देना। सर का एक बेसिक सा प्रश्न था, सेल्फी क्या होता है, सेल्फी, और मैं उस शब्दों को अच्छे से सुन नहीं पाया। मैंने सुना सेल्फी, मैंने कहा सेल्फी यार कोई सा औषधि है, कोई सी औषधि है, लेकिन एक्चुअल में उनका मीनिंग था सेल्फी। मोबाइल, आप मोबाइल दुनिया चला रही, सेल्फी दुनिया ले रही है, आप भी जानते हो, आप खुद भी सेल्फी लेते हो, मैं खुद भी लेता हूँ सेल्फी, लेकिन उस सेल्फी का बस मैंने कहा सर मैं नहीं जानता। बस ये मेरा शायद प्रश्न 1 नंबर कटने में हेल्प कर गया उनके लिए, और हो सकता है उस प्रश्न को मैं सही समझ लेता तो उसका उत्तर दे देता। सही है। फिर भी सर आज आप वर्दी में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ये तो और भी अच्छी बात है सर ये। और फिर सर अपने ट्रेनिंग का अनुभव बताइए, आपकी ट्रेनिंग कहाँ रही, कैसे रही, कितने साल की रही? ट्रेनिंग अगर पुलिस विभाग से जोड़ के मैं बात करूं तो ट्रेनिंग के जो पल होते हैं सबसे अच्छे पल वही होते हैं ट्रेनिंग के। उसके बाद आपके ऊपर जवाबदारियां बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम जब ट्रेनिंग पे गए थे 2016 में, ये 2015 में ट्रेनिंग पे गए थे, इंदौर RIPTC में गए थे। वहाँ पे हमारे कई गुरु हैं, हमने उस पुलिस को की कार्यप्रणाली को आपस में समझा। काफ़ी डर लगता था हमको शुरू में, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट काफ़ी होता था, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में जब आ जाता है, फिर लगता है कि नहीं यार अपन बहुत अच्छी जगह है। और ट्रेनिंग में काफ़ी हंसी मजाक होती है, काफ़ी अच्छा लगता है कि मित्र लोग होते हैं, सारे ही सब इंस्पेक्टर होते हैं, क्योंकि पूरा एक बैच होता है सब इंस्पेक्टर का। जैसे आरक्षक की ट्रेनिंग होती है तो पूरा आरक्षक का एक बैच होता है, जैसे सब इंस्पेक्टर का एक बैच होता है। DSP की ट्रेनिंग होती है, DSP का एक अलग ही पर्टिकुलर बैच होता है। और ट्रेनिंग में जो चीज़ें हमको सिखाई जाती है, फिर जब हम फील्ड में आते हैं हम काफ़ी उत्सुक होते हैं कि यार जल्दी से ट्रेनिंग खत्म हो जाए, जल्दी से फील्ड में चले जाएँ। हमारे मन में बस एक ही प्रश्न रहता है, जल्दी से कैसे भी करके हम फील्ड में जाएँ, थाना मिल जाए और काम करें, हम ऐसा करेंगे वैसा। और लेकिन जैसे ही हम थाने पर आते हैं, हम देखते हैं, फिर हमको याद आते हैं ट्रेनिंग के पल। वो समय भी काफ़ी अच्छा था, वापस से रिटर्न वो आ नहीं सकता है। सही बात है सर, ट्रेनिंग के दिन तो हमेशा ही याद आते हैं। अब तो जिम्मेदारी भी बहुत है सर आप पे। तो कितने साल हो गए सर आपको ड्यूटी करते हुए? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। पहले भोपाल में थे ना? मैं पहले भोपाल में पदस्थ रहा हूँ, और हर भोपाल में पदस्थ, तो भोपाल में की ड्यूटी अलग है। आप हर ज़िले में जाएंगे, हर ज़िले में पुलिस की कार्यशैली अलग अलग है, काम करने का तरीका ज़िले के अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। सही बात है। और सर सब इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। बच्चे बहुत क्रेज़ है सब इंस्पेक्टर का, और ईमानदारी से बोलूँ तो सर हर बच्चा केवल MPSI के लिए वेट करता है। मैं खुद भी जब तैयारी करता था तो सब इंस्पेक्टर करता था, क्या रनिंग में रह जाता था हर बार में। आप थोड़ा इसकी जॉब प्रोफाइल अच्छे से बताइए बच्चों को। सब इंस्पेक्टर, नाम में ही सब कुछ छुपा है। सब मतलब सब कुछ, जो सब कुछ झेल ले पुलिस विभाग में, वो होता है सब इंस्पेक्टर। बिल्कुल क्लियर है ये शब्दावली जो बनी है ना, सब इंस्पेक्टर बिल्कुल क्लियर बनी। ना सब इंस्पेक्टर ना अधिकारी कहलाएगा, ना निचला स्तर का जवान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको आरक्षक से लगा के SP स्तर तक का कार्य करना पड़ता है। उस लेवल तक जाके आपको कार्य करना पड़ेगा।
उसके लिए आपकी जवाबदारियाँ होती है, आपको सीरियस होना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके। अगर आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आ रहा है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा अच्छे से, आपको उसके अनुसार ढल के उसके अनुसार उस लेवल में बात करनी है। अगर बच्चा आपके पास आ रहा है, आपको बच्चा बन के बात करनी पड़ेगी। आपके पास बुजुर्ग आ रहा है तो बुजुर्ग बन के बात करनी पड़ेगी। ये पुलिस एक सब इंस्पेक्टर की कार्यशैली होती है, ये करना पड़ता है पुलिस को। एग्जाम्पल के लिए बताओ, आपको लग रहा होगा कि आपने आसपास समाज के अंदर सुना होगा पुलिस की छवि के बारे में। पुलिस की छवि हमेशा नेगेटिव जाती है। उसका कारण है, उसका मतलब कारण ये है, आपने नॉर्मली देखा होगा पुलिस की छवि नेगेटिव इसलिए जाती है क्योंकि लोगों की सोच के कारण। लोग ऐसा सोचती है, लेकिन वास्तव में पुलिस ऐसी है नहीं। पुलिस वास्तव में, पुलिस अगर नहीं हो तो आप ये मान के चलो कि एक सामान्य व्यक्ति का रोड पे निकलना मुश्किल है अपराधियों के कारण। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप रोड से बाइक पे जा रहे हैं आपके पापा के साथ, आपने एग्जामिन किया होगा, एक पुलिस वाला जा रहा होगा वर्दी में बाइक से, तो आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे, अरे यार पुलिस वाले शराब पीते हैं, नॉर्मल सी बात है, पुलिस वाले शराब पीते हैं, पुलिस वाले ये करते हैं, पुलिस वाले वो करते हैं, इस टाइप के ख्याल आएंगे। पुलिस वाले चालन बना देते हैं, गाड़ी रोक लेंगे, चालन बना देंगे। लेकिन अचानक से वो पुलिस वाला आपके जस्ट पीछे चल रहा होगा और गाड़ी आपकी आगे चल रही होगी और अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप गिर जाते हैं और सामने वाला उठ के अचानक से दबा दे के आपके पापा को मारने लगता है। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। तो आपको वो जो पुलिस वाले अंकल, जो पीछे आपको पुलिस वाला अंकल हमारी हेल्प कर दो, आपको उसी पुलिस वाले में जो बुराइयां नज़र आ रही थी, आप उसी पुलिस वाले में आपको अच्छाइयाँ नज़र आ रही है। आपको उस समय भगवान नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि पुलिस वाला मेरे पापा को बचा लेगा मारने से, सुरक्षित फील करता है, सुरक्षित फील करेगा आपको, प्रोटेक्शन। ये पुलिस ये होती, पुलिस कभी पुलिस की जो छवि है, इसलिए लोगों उस चीज़ को डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं कि पुलिस तो सर ठीक है, एक आम आदमी तो ठीक है। जैसे मैं भी कभी जब इंस्पेक्शन पे जाता हूँ, रेड पे जाता हूँ, तो मुझे खुद ही अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलानी पड़ती है। जब संबंधित थाना रहता है तो सबसे पहले तो मैं खुद ही सर को सैल्यूट करूँगा कि सर रहे, पुलिस रहे, तो सब कुछ समाज में सब व्यवस्था बनी रहती है सर। पुलिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ही नहीं हो सकता सर, सीधी सी बात तो ये। अभी लॉकडाउन ही देख लीजिए आप, काम किसने किया? सबसे ज़्यादा पुलिस ने ही किया है, क्योंकि लॉकडाउन को मेंटेन करने में। सही बात है सर। अरे तो क्या हो गया, अगले साल फोड़ देना। बाकी के मेरे सारे दोस्त जॉब्स कर रहे हैं, शादी हो रही, घूमने जा रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के नोट्स जुगाड़ रहा हूँ। अब एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, अपना फोन दे, ये देख। क्या है ये? नए साल का नया प्लान देख। इस साल कोविड ने, कोचिंग्स ने, बिना गाइडेंस की पढ़ाई ने खराब कर दिया, तो अगले साल के लिए नया प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। टेस्ट बुक पास 299 पर ईयर में टेस्ट बुक पास के साथ तैयारी करो 200 से ज्यादा एग्जाम्स की और पाओ एक्सेस 12,000 मॉक टेस्ट की। लॉग ऑन टू टेस्टबुक.com या फिर ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। और सर आप कुछ फाइनल आप स्टूडेंट्स को टिप्स दीजिए, अभी खासकर जो वैकेंसी जो आई नहीं है, बच्चे इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सर, और सब इंस्पेक्टर के लिए बैठे हुए हैं इतने उससे, तो उनके लिए सर कुछ आप बताइए टिप्स। इसका बेसिक सी बातें हैं। आपने इस शब्द इस्तेमाल किया फ्रस्ट्रेट। ये फ्रस्ट्रेट शब्द इस्तेमाल करना गलत है। एक्चुअल में क्या है कि हम भी जान रहे हैं कि कोरोना चल रहा है 2 साल से। आज का जो युवा, किसी को बनना है सब इंस्पेक्टर, किसी को बनना है तहसीलदार, किसी को बनना है डीएसपी, किसी को बनना है डिप्टी कलेक्टर, हर तीसरा व्यक्ति ये चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। हर कोई चाहता है। लेकिन आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, क्या मैं इस नौकरी के लायक मेरी तैयारी है? क्या मैं इस जॉब को समझता हूँ? आपको बेसिक से आपसे प्रश्न करना पड़ेगा। आपको वास्तव में क्या ये वास्तव में आपको बनना है? कई लोग आएंगे, तैयारी हर कोई करता है। अगर मैं एक नॉर्मल से किसी एकेडमी में जाके अगर मैं बच्चों से बात करूँगा तो मुझे लगता है 100 में से 90 बच्चे उठ के ये कहेंगे मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। और उन 90 बच्चों में से मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि 45 बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको सिर्फ सब इंस्पेक्टर बनना है, बनना नहीं है, सिर्फ सब इंस्पेक्टर बनना है, वर्दी पहननी है, उसके बाद में उसकी इनकी रिस्पॉन्स। और 45 बच्चे ऐसे हैं जिनको सब इंस्पेक्टर बनना तो है, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर क्या की कार्यशैली और सब इंस्पेक्टर के बारे में जानते नहीं है, वो सिलेबस पढ़ते हैं सिर्फ। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आपको वास्तव में किसी पर्टिकुलर जॉब की तैयारी करनी है, सब इंस्पेक्टर बनना है, XY डिप्टी कलेक्टर बनना, DSP, तो आपको आपके लक्ष्य के प्रति इतना वो इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। आपको
उस फील्ड में सक्सेस लोगों से मिलना चाहिए और आपको खुद को मेजरमेंट करना चाहिए कि क्या मैं इस जॉब के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मुझे ये भी पता है कि एक बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि आपको XYZ आज की तारीख में आपको जो भी जॉब मिल जाए, चाहे वो आरक्षक का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे SP का हो, हर तीसरा व्यक्ति एक सरकारी नौकरी के पीछे जा रहा है। लेकिन उसकी तैयारी के लिए आपको निरंतर रूप से लगे रहना पड़ेगा। 2 साल अगर लॉकडाउन रहा तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने लॉकडाउन था इसलिए मैंने तैयारी नहीं की। ये आपको आपके प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, इन 2 सालों में जिस व्यक्ति ने निरंतरता रखी होगी पढ़ाई में, जिसको वास्तव में तैयारी करनी थी, वो तैयारी करता रहा होगा, 2 साल से निरंतर लगा होगा। और आप जैसे ही अभी कोई किसी प्रकार की कोई सी कंपटीशन एग्ज़ाम आती है, PSC आती है, सब इंस्पेक्टर आती है, वो सिलेक्शन उसका 100% निश्चित है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि आपके लक्ष्य के प्रति 2 साल से लगे हैं। आपने ये नहीं देखा कि एग्ज़ाम कब होगी। और जिन बच्चों ने ये देखा है कि यार अभी एग्ज़ाम नहीं है, 4 महीने बाद, अभी तो लॉकडाउन लगा है, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसलिए आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, सिर्फ आप ये करें कि यार हमारी लाइफ के 4 साल है, 5 साल है, बस 4 से 5 साल में आपको जो कुछ करना है कर दें, नहीं तो समय व्यर्थ ना करें। घर पे जाएं, अपने माता पिता का हाथ बटाएं। और दूसरी कई फील्ड हैं, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी पा लेगा। क्यों? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। मैंने आपको जो शब्द, बहुत बड़ा एक छोटा सा शब्द है, निरंतरता आपको बनाए रखनी पड़ेगी किसी चीज़ की तैयारी करने की। अगर आपने निरंतरता रखी है, आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है। अन्यथा अपना समय व्यर्थ ना करें। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में भी आगे से भी पिछड़ेंगे। आप घर जाएंगे, घर में आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को आप टेक ओवर कीजिए बढ़िया तरीके से। और हो सकता है कि आपका जो मित्र 20,000 की सैलरी कमा रहा, हो सकता है आप लाखों में खेल रहे हो घर पे। तो आपके लिए एक नई जगह तैयार खड़ी है। अपने आप को समझें और आगे बढ़ें। और डिप्रेशन का शिकार कभी ना होए। कभी भी किसी प्रकार का डिप्रेशन आए तो ये हमारे सर बैठे ही हैं, इनका शायद नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। और इनसे आप मोटिवेट होइए और किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति से बात करिए। हमारे बीच में आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो कई पॉजिटिव लोग हैं, उनको पढ़िए, बुक्स पढ़िए। बुक्स पढ़ना अच्छी चीज़ है। यूट्यूब का सही इस्तेमाल कीजिए, आप गूगल्स का सही इस्तेमाल कीजिए। मुझे नहीं लगता कि 100 में से 70% युवा मिसयूज़ करते हैं यूट्यूब्स, गूगल्स और मोबाइल्स का। आप उसका सही यूज़ कीजिए तो बेटर है। और बुक्स की जगह हमेशा बुक्स रखिए, मोबाइल की जगह हमेशा मोबाइल रखिए। आज के युवा जो होता है मोबाइल से ही पढ़ना चाहता है, वो गलत है। बुक्स आपकी सच्ची साथी होती है, मोबाइल टेम्परी। मोबाइल आप टेम्परी जेब में रख के चलते हैं और बुक्स हमेशा जीवन भर साथ देगी। इसलिए बुक्स हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। कभी भी डिप्रेशन का शिकार हो ऐसा लगे आपको तो हमेशा असफल लोगों की जो बुक्स होती है और उसके बाद में जो सफल होते हैं उनकी जीवनी पढ़िए। आपको मोटिवेशनल विचारधारा मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे जीवन में। अपन सब भी सर एक समय था जीवन में जब असफल ही थे। हम लोग भी आप लोगों से कोई अलग नहीं है। बस ये है कि वो एग्जाम निकाल लिया। अब जो आप मान लो 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हो सकता है उनमें से कई सालों का सिलेक्शन हो जाए। सर की मेरे को वो तो एक बात अच्छी लगी कि हम भी असफल ही थे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, हम असफल थे। और हो सकता है इस वीडियो को कितने लोग देखें, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो वो इतना ध्यान रखे कि इस वीडियो को देखने के बाद में XYZ आप कोई सी भी एग्ज़ाम देते हैं और सफल होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बस इतना ईजी है। मुझे भी ऐसा लगा था। मुझे ऐसा लगा सब इंस्पेक्टर बनना इतना ईजी, यार मैं तो DSP बन सकता था। क्योंकि उसका एहसास मुझे तब हुआ क्योंकि जब आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर चुके होते हैं। अभी सर ने बोला ना असफल और सफल कुछ नहीं है। एक लाइन है, लाइन के इस पार आप सफल हैं, लाइन के उस पार असफल हैं। बस इतना सा फर्क है। किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी आपको खुद को नहीं पता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप निश्चित रूप से आपको मेहनत 100% अगर आप मेहनत करेंगे तो उसको आपको 70% सफलता मिलेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं मुकेश निगम जी, सर को नंबर भी दूंगा उनको। शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे जो नॉलेज में उससे ज़्यादा, उस व्यक्ति से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने स्ट्रगल करा हो। मनावर के रहने वाले हैं वो। वर्तमान में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में नायब तहसीलदार हैं। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। सर बात करेंगे तो सर, अगर सर का भी कभी मिलना हो तो सर भी बोलेंगे कि यार इनसे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता।
वो हमेशा तैयारी करते थे और मुझे देखते थे क्यों वो मुझे एक ही बात बोलते यार तू घूमता ही रहता है, तू घूमता ही रहता है, तू तैयारी नहीं करता, अगर तू तैयारी करेगा तो तू सब में सिलेक्ट हो जाएगा, क्या करेगा। मैंने एमएससी किया, बोला अब क्या करेगा, मैंने कहा एमफिल करके क्या करेगा। मेरा लक्ष्य डिसाइड नहीं था, पहली बार मैंने अपने आप को कभी समझा नहीं था कि मुझे क्या बनना है। मैंने अपने आप को तब समझा जब मेरे मित्र को देखा सब इंस्पेक्टर बन गया, तब मैंने अपने आप को समझा कि यार मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं गया, नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा जो मित्र है मुकेश निगम तहसीलदार, वो मुझे काफ़ी पहले जान चुका था कि अगर ये कुछ चाहेगा तो कर लेगा। उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मतलब उसे जब वो स्ट्रगल पीरियड में था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, रूम किराया भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से वो इधर उधर करके मैनेज करता था, भौरकुआ पे रहता था। फिर उसने प्राइवेट कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑपरेटर की जॉब ज्वाइन की थी, वहाँ से उसके बीच में शादी भी करवा दी गई और उसने जेल प्रहरी की एग्ज़ाम भी निकाली है। 2 बार जेल प्रहरी में दौड़ा है, 1-1 सेकेंड से रुका है, और 2 बार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में दौड़ा, 1-1 सेकेंड से रुका है। और जब वो उसके मार्क्स हमेशा अच्छे होते थे, मार्क्स मेरिट में आता था हमेशा, टॉप 10 में आप समझ लग सकते हैं। लेकिन वो रनिंग के कारण बाहर, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, वो रनिंग के कारण हमेशा बाहर होता था। मेरे को आके एक ही बात बोलता था, 1 सेकेंड से रह गया। मुझे लगता है यार क्यों दौड़ क्यों नहीं पा रहा है। और मतलब उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे होती थी कि यार इस बंदे को वास्तव में ज़रूरत है जॉब की। फिर मैं उसको मोटिवेट कर, अरे मैंने कहा इसमें क्या पढ़ा है, मैंने कहा तू तो पीएससी कर। उसने एक कोचिंग संस्थान ज्वाइन करा, वो आवासीय विद्या परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है, पीटीसी डीएवीवी के अंदर कैंपस में निःशुल्क होता है, गरीब बच्चों के लिए, गरीब असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क होता है। वहाँ पे वास्तव में काफ़ी अच्छे टीचर्स होते हैं। जब ये वहाँ पे गया, उसने पढ़ाई चालू करी, अच्छे से पढ़ाई की, और उसके बाद में फाइनली उसका एक इंटरव्यू दिया उसने पीएससी बोर्ड का, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने खुद ने भगवान से प्रार्थना मांगी इसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन फिर सेकेंड पीएससी में फाइनली वो नायब तहसीलदार बना। अब मुझे आज जब भी वो मिलता है एक ही बात बोलता है कि भगवान ने एक चीज़ अच्छी करी कि मेरी कांस्टेबल या जेल प्रहरी की एग्ज़ाम नहीं निकली। अच्छा लिखा था उनकी किस्मत में। हाँ, तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं, अगर बिल्कुल आप इंटरव्यू से बाहर होते हैं, कभी ये मत सोचें, आपको ये ध्यान रखना है कि इससे भी कुछ अच्छा होगा, और हुआ है। ये चीज़ मैंने देखी है, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को। हमेशा आप कभी भी असफल होते हैं किसी चीज़ की लास्ट पीढ़ी पे, तो आपको दुगनी एनर्जी के साथ में लगना है, और आप लिख के रख लें, उससे बेटर जगह पर आप जाएंगे। वो जगह आपके लिए नहीं बनी, उससे अच्छी जगह आपके लिए बनी। सही है, बस मेहनत करती रहनी पड़ती है सर उसके लिए। वास्तव में सर आपका इंटरव्यू बड़ा जोरदार रहा। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि सर एक सर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है क्या, अपने पुलिस के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं, पुलिस के लिए नॉर्मली तो ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों को अच्छा लगता है, वो उनके टीचर्स से मुझे फ़ोन करवा देते हैं कि वो सर को बुला लो, सर को बुला लो। मैं चले जाता हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को, और ख़ुद भी उनके साथ पढ़ता हूँ। अच्छा लगता है। जब वो बेंच में बच्चों को बैठे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये लास्ट बेंच मेरी होती थी। मैं भी हमेशा डरा सहमा सा रहता था। और हाँ, इसमें सबसे एक अच्छी बात, वो गुरु मंत्र आपको मिला नहीं है। वो गुरु मंत्र ये है कि क्लास में जो भी लास्ट बेंचर होता है, 1st से 12th तक, वो हमेशा फर्स्ट बेंचर हो जाता है कॉलेज में। आपने देखा होगा, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये। उसका कारण ये है, जो लास्ट बेंच है उसको कभी किसी की परवाह नहीं होती है। वो हमेशा क्या होता है, बैठा है बिंदास। जब कॉलेज में आता है तो कॉलेज में वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, क्योंकि वो कभी टीचर से नहीं डरा है ना, तो कॉलेज में डरता नहीं है। उसको कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तबाक से खड़ा हो जाता है, अरे सर इसका क्या होता है। और यही जो बात होती है आपको सबसे आगे ले जाती है। आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं, नॉर्मली बात है, मैं भी झिझक फील करता हूँ, मेरे बैचमेट्स भी झिझक फील करते थे। यहाँ तक कि मैंने तो ट्रेनिंग तक में झिझक फील होती थी मुझे कि खड़ा होने में, सर से क्वेश्चंस पूछने में। लेकिन सबसे अगर जो बड़ी वीकनेस है व्यक्ति की, तो यही है। आप कोचिंग संस्थान में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप इतनी फीस देते हैं, आपको अगर सर कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, आप बेहिचक पूछिए। आपको कभी ये अपने फ़र्क नहीं होना चाहिए लोगों से कि लोग मुझे हंसेंगे। हंसने दो यार, क्या होता है, ये आज हंसेंगे ना। जीवन तो अपना है, अपने को अपना करियर बनाना है, तो आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना। उसी बात की आपने फीस दी है, फीस इसी बात की दी जाती है, आपको प्रश्न करने की। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में वास्तव में समझ नहीं आ रहा, आप बिना झिझक के आप खड़े हो जाइए, हंसने दो। जितने लोग हंसेंगे आप उतने ज़्यादा सक्सेस होंगे, आप लिख के रखिए।
लेकिन जब आप प्रश्न पूछते चले जाएंगे, आपकी जिज्ञासा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, आपकी तैयारी उतनी दुगुनी रफ्तार से बढ़ेगी और आप सक्सेस होंगे। सही बात है सर। वास्तव में सर आपकी बातें सुन के लग रहा है मैं खुद वापस पढ़ने बैठ जाऊँ। नहीं, आप बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मैंने अपने आप को ये जो सर ने जो मुझसे प्रश्न किए, मैंने खुद बेसिक फील किया है। मेरे साथ में घटनाएं घटित हुई है। मैं हमेशा डेरा समासा बैठा रहता था कोचिंग में, कभी खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछता। लेकिन जब मैंने एक छोटी कोचिंग ज्वाइन की थी लक्की मैडम की, लक्की पाटीदार मैडम, जब उनकी कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ 5 बच्चे होते थे और वहाँ 5 बच्चे होते थे तो डर नहीं होता था, मन में हमेशा डर नहीं होता था यार, खड़े होकर कुछ भी पूछ लिया मैडम से, कुछ भी पूछ लिया। और मैडम हमेशा वो टिफिन लेके आती थी खाने का, तो मुझे भी खिला देती थी। मतलब इतने फेमिलियर संबंध हो, तो उससे क्या होता है कि आप अगर गुरु से इतना मैच्योर टचअप में आ गए हैं, आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपको हर प्रश्न पूछ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कोचिंग, इसलिए मेरा कहना है कि आप छोटी से छोटी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ देखिए, आपको जो आपका जो छोटा सा गुरु है वो आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। हो सकता है आपके बड़े कोचिंग संस्थान में वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। सही है सर। और बेसिकली जो मेन खेल जो रहता है ना सर, वो तो सेल्फ स्टडी का ही रहता है। मैं सबको हमेशा भी बोलता हूँ और सर ने भी ये बताया कि कहीं ना कहीं कोचिंग से इतना फ़र्क नहीं आता है। जिज्ञासा रखिए किसी चीज़ को लेके, और अनसॉल्व्ड पेपर्स होते हैं 10 सालों के, आपको खुद का मेजरमेंट खुद करना है। इसलिए आप बाकायदा किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, आप बिल्कुल सक्सेस की पायदान पे होंगे। सही है सर। वास्तव में बहुत सही बात बोली सर आपने। और एक और छोटी सी बेसिक सी बात है, वो खैर सभी को पता होगी। मैं हिंदी का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए हिंदी के एग्जांपल ज़्यादा देता हूँ। हिंदी में आपने एग्जांपल के लिए पढ़ा है समास, आपने समास पढ़ा है, समास के सारे वर्ग पढ़े हैं, 6 जो भी XYZ, द्वंद्व समास, द्विगु समास, XYZ, आपने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। एक बुक्स आती है मार्केट में जो टॉपिक वाइज आती है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने की आती है। जैसे समास पढ़ा है आपने, समास, तो समास के जैसे 10 क्वेश्चन, तो आपको 10 क्वेश्चन लगाने, तो आपने समास पूरा पढ़ो और उसके बाद समास से रिलेटेड ही 10 क्वेश्चन लगाओ। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा कि आज मेरा समास ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, समाज से रिलेटेड कोई सा भी प्रश्न मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा, कभी भी मुझसे मिस नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो आप हर टॉपिक को लेकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली मान के चलें कि आपके लिए कोई सी भी एग्ज़ाम टफ नहीं होगी, ईजी हो जाएगी। सही बात है सर। वास्तव में सर बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप। तो सर सेव करें कि और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, वो अच्छा लगा सर से मिलके, और सर जो कार्य कर रहे हैं और मतलब काफ़ी कम लोग कर पाते हैं ऐसा जॉब में रह के। मेरा ये मानना है कि जॉब में जाने के बाद में युवा अपनी मस्ती में मग्न हो जाता है, जैसे हम भी हो गए, हम भी ज़्यादा समय दे नहीं पाते हैं। लेकिन सर ने बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी सर को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और सर इससे भी काफ़ी अच्छे वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। मैं तो सिर्फ एक माध्यम ही हूँ सर। देखिए इंटरव्यू तो आप ही को देना, मैं तो मेरा देख चुका हूँ। इनफैक्ट जो मेरी ट्रिक्स थी, जो भी मेरे को बताना था, अब मैंने एक ही चीज़ देखी, हर आदमी का, हर किसी स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है सर। सबकी परिस्थिति अलग होती है, कोई गरीब घर से, अमीर घर से। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेता हूँ। जैसे आपसे भी लिया मैंने, अब आपसे कोई और रेफरेंस लेके, और सबके मेरे जो परिचित थे सबका ले चुका इंटरव्यू में। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि सर ने बहुत शानदार ही अच्छे से गाइड किया। बिल्कुल भी आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपनी तैयारी आप करते रहिएगा। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। जय हिंद।